बच्चों, लास्ट टर्न पर हमने जाना था किस प्रकार से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ का। ठीक है, उसके अलग अलग शेप के आधार पर कैसे धारा बह रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रतिरोध निकालने पर लास्ट टर्न पर हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था, है ना। आशा करता हूँ वो होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और यदि कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखना चाहिए था आपको। जो नहीं कर पाए हैं वो कृपया करके उसे करें, और फिर भी यदि डाउट रहेगा तो मुझे बोलिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उसी में ढेर सारे कुछ और क्वेश्चन करेंगे मज़ेदार से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये पॉइंट का नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये वाली दूरी है दिया हुआ आपको एल, ये है 3L और ये है मान लिया जाए 4L। ओके, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला पार्ट, दी गई आकृति में, है ना, दी गई आकृति में निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो बना हुआ है क्यूब अपना, सॉरी क्यूबाइड, इसका जो रेसिस्टिविटी है वो रो दिया हुआ है। इसकी प्रतिरोधकता अपने को गिवन है क्या, रो। फिर बोला गया है कि बताइए, क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यदि, है ना, धारा का प्रवाह ए बी के अनुदिश होता हो। देखो, ए से बी के अनुदिश मतलब यूं होता हो। ठीक है, प्रवाह ए बी के अनुदिश होता हो तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, ए बी के हो गया, अब बी से सी हो रहा है। यदि धारा का प्रवाह, है ना, कैसे हो रहा है, बी से सी के अनुदिश, है ना, तो बी सी के अनुदिश होता हो तो, है ना, प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। और लास्ट थर्ड, देखो, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, अब सी से डी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ धारा जा रहा है। ठीक है, यदि धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, सी से डी के अनुदिश होता हो, सी डी के अनुदिश, है ना, हो तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, प्रतिरोध। सेम ही है, दिख भी जाएगा आपको, शायद देख लीजिएगा, नीचे में लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन को फील करते हैं, ध्यान से देखना। पहला कहा गया है ए बी के अनुदिश, मतलब क्या, इधर से जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताने का थोड़ा सा प्रयत्न करता हूँ। ये देखो, मान लो ये है हमारा, ठीक है ना, घनाभ है ये, तो देखो इसको मैं ऐसे रखता हूँ, तो एक बार जो ए बी का मतलब क्या, नीचे वाला साइड देखो, ये दिया हुआ, मतलब इधर से प्रवेश कर रहा है, इधर निकल रहा है। कंसंट्रेंटली इसको समझो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि किधर से जा रहा है किधर निकल रहा है, तभी आंसर निकाल पाओगे आप, वरना गलत हो जाएगा। यूँ जा रहा है, इधर से इधर निकल रहा है, ठीक है ना, तो लंबाई के अनुदिश यूँ,
तो ये हो जाएगा। अब जो जैसे आपने जाना होगा कि लंबाई जो होता है उसके किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, पदार्थ की लंबाई का तार की लंबाई का सीधा समानुपाती। तो तार की लंबाई किधर ली जाती है, धारा जिधर बह रहा है उसके अनुदिश। तो धारा बह रहा है ए से बी, मतलब ये वाली दूरी हो गई हमारी लंबाई। ये यदि लंबाई होगी तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, ये यदि लंबाई हो गई तो इससे होके जा रहा हो ना, सोचो ऐसे जा रहा, तो ये वाला हमारा क्षेत्रफल हो गया। समझ पा रहे हो, ये वाला क्षेत्रफल हो गया। यही वाला बात हमें समझना है बहुत अच्छे से कि कौन सी लंबाई है तो कौन सा क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल कौन सा होता है, कौन सा क्षेत्रफल होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि धारा ऐसे बह रही है, देखो इधर से जाके इधर निकल रही है, तो ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। समझ रहे हो ना, इसमें ये वाला देखोगे, ये वाला सिरा, ये वाला जो फेस है ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अपने को ये समझना बेहद आवश्यक है कि कौन से धारा कैसे बह रही है, उसके अकॉर्डिंग लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन पहला पार्ट का देखो क्या कहा गया है, यदि धारा का प्रवाह ए बी के अनुदिश हो तो प्रतिरोध का मान, तो हम क्या जानते हैं, आर बराबर रो एल बाई ए। हमें रो तो दिया हुआ है कि रो ही है, ठीक है। देन आर वन है, पहला है तो मैं आर वन लिख लेता हूँ, मतलब पहला क्वेश्चन करें, इसीलिए क्या लिखूंगा, रो लंबाई का बोलो तो क्या लंबाई हो गया हमारा, इधर से इधर जा रहा, तो ये 4L लंबाई हो जाएगा। यस 4L अपॉन एरिया, क्या एरिया मैंने अभी अभी कहा था, ये वाला एरिया। अब देखो ये वाला एरिया चाहिए, तो क्या लंबाई, देखो ये वाला जो एरिया है क्या इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर। और ये है कितना 3L, और इसका ये देखो, यानी कि ये L है तो ये भी L, और ये है 3L, देख रहे हो। तो बताओ तो इस पृष्ठ का एरिया क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से सोचना। क्या ये वाला L दिया हुआ है, देख लो ये वाला L दिया हुआ है, और ये वाला 3L, तो कितना हो जाएगा इसका, इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू 3L। तो मैं क्या लिखूंगा, L इंटू 3L, लंबाई गुने चौड़ाई, L ने L को मार दिया, यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 रो बाई 3L, है ना, पहला पार्ट बन गया। सेकेंड ध्यान से, सेकेंड क्या कहा गया है, देखो ध्यान से, यदि धारा का प्रवाह बी से सी के अनुदिश हो रहा हो, तो मैं इसको, सेकेंड है तो मैं R2 लिख रहा हूँ। फिर से फॉर्मूला हमारा है रो एल बाई ए। ओके, फिर से मैं इस डब्बे को पकड़ता हूँ और ध्यान से दिखलाने का प्रयास करता हूँ। BC का मतलब क्या है, इस पृष्ठ से अंदर घुस रहा होगा धारा, देखो B से C जा रहा है, मतलब धारा यूँ बह रहा है, तो मतलब ये वाला पृष्ठ पूरा का पूरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इससे जाएगा अंदर घुसेगा, तो इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए होगा, और लंबाई तो BC खुद दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। यस, देन बोलो तो लंबाई क्या हो जाएगा, R2 में ध्यान से देखना, रो लंबाई कितनी, तो लंबाई तो L ही गिवन है, अपॉन एरिया, क्या एरिया इस फेस का होगा, और इस फेस का एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कौन सा, देखो इस फेस का, ये वाला फेस, तो क्या लंबाई ये 3L दिख रहा है। इस फेस को फिर से अपने को देख सकते हैं हम, ये वाली दूरी कितनी है 3L, और ये वाली 4L, तो क्या यही वाला एरिया होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, देखो 3L इंटू 4L, L ने L को मार दिया, तो R2 बराबर क्या हो गया, बोलो R2 बराबर क्या हो गया, रो बाय 12L। ओके, एंड थर्ड, देखो थर्ड में साफ साफ लिखा है CD के अनुदिश, देखो C से D यूँ जा रहा है भैया, ये C से D, फिर से इसको लेता हूँ मैं, देखो C से D जा रहा है, यानी कि ये वाला, यही वाला है ना, ये वाला देखो या ये वाला देखो, ऐसे ही जा रहा है, ये ऊपर की तरफ, यानी कि धारा नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर। तो क्या एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा ये वाला, देखो तो क्या ये लंबाई, देखो ये वाली दूरी कितनी है L, देख लो कंपेयर करके, ये वाली L और ये वाली 4L, तो ये वाला एरिया लेना पड़ेगा 4L इंटू L, और ऊपर की ओर जा रहा है जो कि है 3L, देख पा रहे हो ना। ओके, देन R3 में क्या लिखूंगा, फिर से फॉर्मूला तो हमारा वही होता है, रो L बाई ए, रो की वैल्यू तो रो ही गिवन है, L की वैल्यू नीचे से ऊपर के लिए L कितना 3L है ना भाई, L कितना 3L। अच्छा, अपॉन एरिया, क्या एरिया नीचे वाले का चाहिए, जैसा कि मैंने अभी कहा था, जो कि हो जाएगा 4L इंटू L, कितना हो जाएगा 4L इंटू L, L ने L को मार दिया, और यहाँ से R3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 रो बाई 4L। ओके, एक बार और समझ लीजिए, तो ये बड़ा ही काम का चीज़ है, ये आपका घनाभ है, इसको ध्यान से गौर से देखो, इससे कंपेयर करो इसको, देखो ये वाला दिया हुआ है 4L, हमें इसमें क्या समझना है, सिर्फ ये समझना है कि धारा बह किधर से किधर रहा है, जिधर बह रहा है उधर लंबाई लेंगे, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब जिधर बह रहा है उसके लंबवत जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे इससे धारा बह रहा है तो ये हमारी लंबाई हो गई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हो गया, देख रहे हो, इसके लंबाई के लंबवत है ये। ओके ना,
ओके, मैंने वहाँ पर भी लिखवाया हुआ है। अब देखिए, यदि धारा का प्रवाह ए से बी की तरफ हो रहा है, ए से बी मतलब इस डिब्बी को देखो, क्या इधर से इधर धारा का प्रवाह हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है ना, इधर से इधर, तो क्षेत्रफल हमारा ये हो गया और लंबाई ये हो गया। लंबाई कितना 4L और क्षेत्रफल कितना, ये वाला कितना, देखो 3L ये है दिया हुआ, और ये वाला दूरी कितना दिया हुआ है L, तो 3L × L, देखो यहाँ पर लिखे है, एरिया हो गया 3L × L और लंबाई कितना हो गया 4L, खुद लंबाई तो खुद दिया है AB, तो AB ले लेंगे। वैसे अगला में देखो कहा गया है BC के अनुदिश, B से C के अनुदिश, तो क्या B से C का मतलब ये वाला हो गया, देखो ये वाला और ये दिया हुआ खुद कितना L, देखो सेकेंड में लंबाई लिए है ना L, और एरिया क्या हो जाएगा, देखो B से C जा रहा है, ध्यान से ये जा रहा है इधर से इधर, देख रहे हो ये से जा रहा है, तो क्या एरिया ये वाला इसके इस लंबाई के लंबवत यही ना एरिया होगा, जो कितना है 4L × 3L, ये जब 3L है तो ये भी 3L, देखो 4L × 3L लिखे है ना, यस। लास्ट R3 क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से, CD, C से D यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है ऊपर, तो क्या लंबाई अपना 3L, यस 3L, कहाँ गया 3L, देखो लंबाई 3L ही है ना, रो L लंबाई 3L। अच्छा एरिया नीचे से ऊपर जा रहा है, तो क्या एरिया ये वाला लेंगे, भाई ऐसे जा रहा है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके लंबवत क्षेत्रफल यही होगा ना, इसी से तो बह रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला एरिया, और ये एरिया कितना है ये एरिया, ध्यान से देखो ये एरिया कितना है नीचे वाला 4L × L, देखो 4L × L, यानी कि हमारा एरिया के अकॉर्डिंग आ गया। अब इसमें देखना है, इसी में इसको सॉल्व करने के बाद एक और क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, इसमें सबसे मिनिमम कौन सा हुआ और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन सा हुआ। तो मिनिमम कब होगा, जब ध्यान से देखो R बराबर क्या है रो L/A, मिनिमम तब होगा जब लंबाई मैक्सिमम हो और एरिया मैक्सिमम तब होगा, R का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा, कब होगा जब लंबाई मैक्सिमम हो, लंबाई का सीधा समानुपाती है, तो लंबाई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा, और एरिया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। वैसे डाटा देखकर भी आप कह सकते हो कौन सा ज़्यादा है, कौन सा छोटा है, कम है, लेकिन ऐसे यदि कहा जाए तो आप देख करके ये कहना होगा कि भाई कौन सा रेजिस्टेंस किसके अनुदिश रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो चलो इसको देखते हैं, देखो ये है, देखो ध्यान से देखते हैं, सब में वैल्यू को कंपेयर करो, देखो यहाँ लिखा है 4ρ/3L, ठीक है 4ρ/3L, और यहाँ कितना है देखो ρ/12L, देख रहे हो ना नीचे में 12 है, क्या रेजिस्टेंस बहुत कम है, सेकेंड में देखो तो नीचे में 12 है और यहाँ नीचे में कितना 4 ही है, तो ये वाला सबसे कम हुआ ना सबसे कम। और वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है तो इतने बड़े क्षेत्रफल से जा रहा होगा, सोचो ना इससे ज़्यादा पानी जाएगा या इससे, निश्चित रूप से इससे ज़्यादा मात्रा में पानी जाएगा। ज़्यादा पानी जाने का क्या मतलब है, प्रतिरोध का कम होना, जितना कम प्रतिरोध पानी उतना ज़्यादा, जितना कम प्रतिरोध धारा उतना ज़्यादा। तो इसको कह सकते हो आप कि ये है हमारा मैक्सिमम, है ना, ये है हमारा R का मान है मिनिमम, यानी कि इसमें मैक्सिमम करंट जाएगा, तो ये है मिनिमम, है ना, मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम R, ठीक है ओके। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, R मीन, है ना, R मीन, ओके। और मैक्सिमम कब हो रहा है, वैल्यू को देख लेंगे कंपेयर करके कि कब मैक्सिमम है। ध्यान से देखो इसमें और इसमें, चलो बोलो क्या आप जानते हो कि ये वाली लंबाई सबसे मैक्सिमम है, ये वाली लंबाई, और इसमें एरिया, ये लंबाई सबसे मैक्सिमम, और एरिया के बारे में कंपेयर कर सकते हैं कि एरिया क्या है 3L × L, जबकि इसमें एरिया कितना है, ये ऐसे जा रहा है तब देखो तो 4L × 3L है, तो उसको देख करके कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देख लो यहाँ पर है 4ρ/3L, क्या है 4ρ/3, 4/3 मतलब निकालो, मान निकालो, क्या 1 दशमलव कुछ यार 1.33। अच्छा यहाँ देखो 3/4, क्या 1 से कम है ये, बोलो, अरे यार देखो ना ध्यान से, क्या ये 1 से कम है, 3/4 ρL तो वही है, 1 से कम है और ये 1 से ज़्यादा है, उसको देख करके हमें लग रहा है कि ये प्रतिरोध बड़ा है इससे, तो इसको बोलेंगे R मैक्स, ठीक है। और वैसे भी अपने भेजे को लगा करके आप कह सकते हो कि कौन सा मैक्स होगा कौन सा मीन होगा, देखो कौन सा मैक्स होगा कौन सा मीन होगा। ध्यान से देखो, ऐसे जा रहा है, जब इससे बहेगा इधर से निकलेगा तो दूरी सबसे ज़्यादा, और दूरी सबसे ज़्यादा तो एरिया भी देख रहे हो कम है, तो यानी कि प्रतिरोध सबसे ज़्यादा, और जब ऐसे जा रहा है तो एरिया सबसे ज़्यादा, दूरी सबसे कम, तो प्रतिरोध सबसे, एरिया भाई ज़्यादा तो प्रतिरोध कम, घटेगा, समझ रहे हो ना। ओके छाप लीजिए, इसे छाप लिया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और ज्ञान की बातों को करते हैं। ध्यान से देखो, चलो
अब मैं बात करूंगा कि मान लिया जाए, है ना, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार को खींचकर बड़ा कर दिया जाए तो तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों ध्यान से समझते हैं अच्छे से, इसके विभिन्न केस को समझेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का ये मतलब है कि अपने बिहार बोर्ड के लिए भी, कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो तब भी, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझते हैं, समझने का प्रयत्न कीजिए। मान लिया जाए ये हमारा एक, समझिएगा बढ़िया से, ये हमारा एक तार है, ठीक है। मैं इसको खींच करके लंबा कर रहा हूँ। देखो अब थोड़ा सा पतला हो गया, ये लंबा कर दिया, मान लो दुगुना कर दिया इसकी लंबाई, ठीक है। देख रहे हो दुगुना करते हैं क्या हो गया, तार की लंबाई तो बढ़ गई लेकिन एरिया यानी कि तार पतला हो गया। समझ रहे हो ना। अच्छा दोनों ही केस में बताओ तो यदि ये m ग्राम का रहा होगा तार, तो क्या इसका भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा? रहेगा ना। क्यों रहेगा उतना ही भाई? द्रव्यमान तो हमने छोटा किया ही नहीं, काटा ही नहीं उसे, जैसा था वैसा ही है। तो लंबाई बढ़ने से द्रव्यमान की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा ये एक होता है डेंसिटी, ये अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। ध्यान से समझो मेरी बातों को। अलग अलग पदार्थ का डेंसिटी अलग अलग, जैसे लोहे का तार रहेगा डेंसिटी कुछ और होगा, तांबे का रहेगा कुछ और होगा, ठीक है ना। तो बताइए यदि मैं खींच करके बड़ा कर दिया तो क्या डेंसिटी बदल गया तार का? नहीं भैया, वो लोहा है तो लोहा ही रहेगा, तांबा है तो तांबा ही रहेगा, तो डेंसिटी वही रहने वाला है। यानी कि इसका मास ये m, तो यहाँ भी m, डेंसिटी यहाँ d, तो यहाँ भी d। कह सकते हो ना? अरे कह सकते हो ना, यस कह सकते हैं। अब समझो, अब समझना। अब मैं कहने वाला हूँ क्या डेंसिटी बराबर पढ़े हो मास बट्टा वॉल्यूम, पढ़े हो ना? यस। तो क्या वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बटा डेंसिटी। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बच्चों ध्यान से समझो, यदि आप लंबाई में वृद्धि करते हो, लंबाई में कमी करते हो, मतलब उसको सिकोड़ते हो या खींच करके फैलाते हो, तो इसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आयतन कांस्टेंट रहने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम एक जगह और कर चुके हैं, कैपेसिटर में। याद आया? कैपेसिटर में हमने n गोले को मिला करके एक बड़ा गोला बनाया था, वहाँ भी हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना था, है ना बच्चों। तो वही बात है, यहाँ वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। इस बात को अपने को याद रखना है कि वॉल्यूम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। मैं बोलूँगा भी रहने वाला है क्या? कांस्टेंट। ये पहले ही हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्या क्या इसका काम होने वाला है। चलो बोला गया है कि बताइए खींच करके बड़ा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। हमें इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना है। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना तार का प्रारंभिक, मतलब जब खींचे नहीं है उससे पहले, प्रतिरोध, है ना। माना तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा अंतिम प्रतिरोध मतलब खींचने के बाद R2 है। ओके ठीक है। यदि बच्चों ध्यान से देखना, यदि ये मैंने मान लिया कि शुरू वाला R1 है, बाद वाला क्या है? R2 है। अब यदि मैं मान रहा हूँ एक और बातें, कुछ और बातें मानता हूँ। यदि तार की, ठीक है, प्रारंभिक व अंतिम लंबाई, मतलब बाद की लंबाई, अंतिम लंबाई क्रमशः, जैसे R1 माने हो शुरू वाला, तो लंबाई को L1 मानता हूँ, L1, L2 व क्षेत्रफल, कौन सा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
A1 कॉमा A2 हो बच्चों ध्यान से तो, ठीक है, तो समझना अच्छे से। अब मैंने जो बातें लिखवाई उस बात को समझो। मैंने मान लिया कि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध खींचने से पहले का प्रतिरोध R1 है, बाद का क्या है R2 है। अब कहोगे सर आप कैसे जाने कि बाद में बदल जाएगा, तो बताओ ना, लंबाई बढ़ाऊंगा तो आप जानते हो ना कि प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ने से, तो बढ़ना ही था, तो मैंने अलग अलग मान लिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि खींचने के बाद एरिया घटा था, अभी अभी बताया ना मैंने आपको, तो एरिया घटेगा और लंबाई बढ़ेगी, तो मैंने शुरू का लंबाई क्या मान लिया, L1, L2, मतलब पहले वाला L1 है, बाद वाला L2 है, और क्षेत्रफल क्या मान लिया, A1, A2। सब बदल रहा है इसीलिए मैंने अलग अलग माना है, ठीक है। तो ध्यान से, तो क्या जानते हो आप, तो प्रतिरोध R बराबर क्या पढ़े हो आप, R बराबर आपने क्या पढ़ा है, R बराबर पढ़ा है, यानी कि R सीधा समानुपाती, बराबर में भी कुछ पढ़ा था, लेकिन R सीधा समानुपाती होता है L/A। इसी से आया था R बराबर ρL/A, याद आया, यहीं से आया था R बराबर ρL/A। ओके, तो रो तो कांस्टेंट है भाई, मटेरियल हम बदल नहीं रहे, पदार्थ जो है वही है, तो रो कांस्टेंट है, इसीलिए हम तो उसको बदल नहीं रहे हैं, तो मैंने उसको हटा ही दिया, कांस्टेंट है ही वो। चलो अब देखो ध्यान से, या ध्यान से, R सीधा समानुपाती L1, पहले की बात करूं तो L1/A1, ओके ना। पहला की बात कर रहा हूं तो लंबाई क्या है, L1, शुरू वाला प्रतिरोध, जब लंबाई L1 है, एरिया A1 है, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा मन कर रहा है L1 से गुना करो ऊपर भी और L1 से नीचे भी, क्या ऐसा करने से इसके सेहत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना। चलो बढ़िया बात। या R सीधा समानुपाती, ध्यान से देखना, R1 सीधा समानुपाती, देखो L1 इंटू L1, क्या L1 का स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लंबाई। लो देखो, ये हमारा है तार, मान लो ऐसा तार है, ये इसका एरिया है, ये इसका लंबाई है। ज़रा बताओ, एरिया को लंबाई से गुना करोगे, बोलो बोलो, क्या ये आयतन दे देगा, ये ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा है नहीं, ये वास्तव में ऐसा है, तो एरिया को लंबाई से गुना कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा, है ना, मिल जाता है। ओके, तो क्या ये है एरिया गुने लंबाई क्या होता है, आयतन, क्योंकि एरिया गुने, समझ रहे हो ना। ओके, तो आयतन हो गया, तो ये हो गया नीचे में क्या, आयतन। हमने अभी अभी आपको बताया था कि भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, भी क्या होगा, कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ से R1 सीधा समानुपाती आ गया L1 का स्क्वायर। कांस्टेंट है तो फिर से हटा सकते हैं, समानुपात है यहाँ पर, कांस्टेंट तो हटा ही सकते हैं, समानुपात का चिन्ह रहेगा तब, ठीक है ना बच्चों। यहाँ लिख लेंगे चूंकि भी क्या है, कांस्टेंट है। बढ़िया से ध्यान से देखना बच्चों। ओके, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार, मज़ा आने वाला है अब देखना, इसी प्रकार मैं क्या कह रहा हूँ, R2 बाद वाला क्या सीधा समानुपाती L2 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्यों होगा, तो ऐसा तो हमने अभी भी कहा ही है, जब R1 बराबर है तो R2 भी तो वही हो जाएगा, R1 सीधा समानुपाती इसके आया तो R2 भी इसके आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। ओके, अब समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, बच्चों ध्यान से देखना, 1 को 2 से विभाजित कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये रहा 1 हमारा और ये रहा 2, है ना, देख रहे हो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, R1 बट्टा R2, ये सीधा समानुपाती है, देख रहे हो, R1 बट्टा R2 सीधा समानुपाती है किसके, L1 बट्टा L2 के स्क्वायर के। अरे यार, है ना। अब देखो समानुपात हटाओगे, देखना क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं समानुपात हटा के कुछ कुछ, और यहाँ नीचे भी लिख सकता हूँ कुछ कुछ, ऊपर भी कुछ कुछ, नीचे भी कुछ कुछ लिख सकता हूँ ना यार, ऊपर भी कुछ कुछ, नीचे भी कुछ कुछ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ध्यान से समझना, ऊपर वाला जो कांस्टेंट रहा होगा वो बट्टा नीचे वाला कांस्टेंट, क्या दोनों एक दूसरे को मार दिया होगा। जैसे देखो, R1 समानुपात हटाओगे तो L1 का स्क्वायर, तो R1 बराबर क्या लिखो, K L1 स्क्वायर, नीचे में R2 बराबर क्या लिखोगे, K L2 स्क्वायर लिखोगे ना। तो वही हटा दूंगा मैं सीधा, यदि, या उसको हटाने से अच्छा है मैं एक स्टेप बढ़ा ही लूँ। ध्यान से देखो, एक स्टेप बढ़ा ही लूँ तो क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, तो R1 ये देखो, ये लिखा हुआ ही है, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि R1 बराबर, देखना ध्यान से, R1 बराबर क्या हो जाएगा, KL1 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टा
R2 बराबर KL2 का स्क्वायर, कांस्टेंट से कांस्टेंट मर गया, यहाँ से क्या आ गया R1 बाय R2 बराबर L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। आ गया ना, L1 बाय L2 का होल स्क्वायर, सिंपल आ गया। अच्छा, इसी से हमारा सारा का सारा काम बनने वाला है। ये हमारा एक शानदार सा फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। अब इसी प्रकार मुझे कुछ और लिखना है, उससे पहले इसको छापना पड़ेगा आपको, तो इसको पहले छाप लीजिए आप लोग, ठीक है। छाप लिया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यही के नीचे में लिखता हूँ मैं। देखो हमने क्या जाना, R1 बाई R2 बराबर है L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, है ना? अरे यार है ना, बिल्कुल है। अब देखो ऐसा हमारा पहला आ गया, ये पहला फॉर्मूला बहुत ही काम का आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि पुराने वाली बात को ही ध्यान से देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यदि ए से यदि उसको भाग कर दिया जाए किससे, जैसे R बराबर जो आप जाने थे, R सीधा समानुपाती L बाई ए लिखे थे ना, L1 बाई A1। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको A से गुना करूँ, A से गुना करूँ, नीचे ऊपर दोनों टर्म को, समझना। यदि मैंने ऐसा कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा R सीधा समानुपाती, ये हो जाएगा वॉल्यूम और नीचे हो जाएगा एरिया का स्क्वायर, हो जाएगा ना। फिर से ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 1 है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा R1 सीधा समानुपाती हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा 1/A1 का स्क्वायर। इसी प्रकार क्या लिखूंगा मैं, जैसे लिखा था इसी प्रकार क्या लिखूंगा, बोलो R2 हो जाएगा A2 का स्क्वायर, नहीं होगा रे, हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी में थोड़ा सा काम इसका कर ही दूँ, तो R1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, K, ध्यान से, K और बाय A1 का स्क्वायर, समीकरण कितना 4, इसको 3 मान लो जो वहाँ लिखे हो उसको, ठीक है। ऐसे ही देखना, R2 हो जाएगा K बाय A2 का स्क्वायर, इसको मान लो 5। अब समीकरण 4/5 करने पर, समीकरण 4 को 5 से विभाजित करने पर, ध्यान से बच्चों, विभाजित करने पर 4 को किससे करना है, 5 से, कर लो। तो क्या आ गया देखो, तो R1 बाई R2, R1 बाई 5 कहाँ गया, ये रहा, R2 बराबर है, बच्चों ध्यान से देखना, बराबर है ये, सॉरी देखो ध्यान से, कांस्टेंट आ गया है ना, तो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब, तो हो जाएगा R1 का मान ऊपर में है, तो क्या लिखोगे K बाई A1 का स्क्वायर बट्टा, ध्यान से वहाँ क्या है K बाई A2 का स्क्वायर, के को मार दिया, डबल बट्टा के नीचे ऊपर चला गया, तो R1 बाई R2 ये जो है बराबर है A2 बाई A1 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो स्क्वायर, ठीक है। यस, मैं चाहूँ तो एक ही साथ दोनों को लिख सकता हूँ स्क्वायर में, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया कि R1 बटा R2 जो है सो A2 बटा A1 का स्क्वायर होता है, और R1 बटा R2 L1 बटा L2 का स्क्वायर होता है। दोनों पर ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही केसेस पर हमें ये बात बहुत ही अच्छे तरह से याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरह से याद इसीलिए होना चाहिए कि इस पर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार पूछे जाते हैं। मैं खुद कुछ क्वेश्चन कराऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अब इसको यहाँ से उसी से आगे यदि करके यहाँ से लिखिएगा, यदि को जगह ना अब कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है, छाप लो, छाप लिया, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम बहुत ही मज़ेदार से काम करने वाले हैं। देखो ये प्रूफ किसी काम का नहीं है, आपको 2 बातें बस जाननी है। क्या जाननी है, 2 बातें बस जाननी है कि R1 बाई R2 जो है बराबर होता है L1 बाई L2 का होल स्क्वायर। क्यों, वैसे भी पता है R सीधा समानुपाती L होता है, मैंने लिखवाया हुआ है आपको,
और सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, R1/R2 यदि एरिया की बात करूँगा तो A2/A1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही बात है, सिंपल सी तो है ही। अब देखना नोट का पहला बिंदु, नोट 1, यदि मान लो तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए, लंबाई को खींचकर क्या कर दिया गया, n गुना, मतलब 2 गुना 3 गुना 5 गुना जितना गुना करना है n गुना कर दिया जाए, है ना। यदि किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाए तो ठीक है, n गुना कर दिया जा रहा है तार की लंबाई को खींच करके। ध्यान से बच्चों समझने का प्रयास करना, मैं यहाँ पर पूरा एक लिखवा ही दूंगा सारा काम ही। उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला की मदद से कैसे आंसर आ रहा है। R2 बराबर, देखो यानी कि क्या कहा जा रहा है कि n गुना कर दिया जाए, मतलब लंबाई जो बाद वाला हो रहा है वो पहले का n गुना, देख लो सही लिखा ना मैंने भाई। यदि तार की लंबाई खींचकर कितनी गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, तो बाद में कितना लंबाई हो गया, n गुना। जैसे मैं बोलूँ कि शुरू में था 2 मीटर, बाद में तूने उसको कर दिया 3 गुना, तो बाद में कितना हो गया, 3 दूनी 6 मीटर। तो जितना n है उससे मल्टीप्लाई ही होगा ना, 3 गुना कर रहे हो तो 3 गुने शुरू वाला जितना लंबाई है, तो n गुना कर दिया जाए। 2 गुना, जैसे मैं कहता कि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, L2 बराबर 2L1 लिखते हैं ना कि भाई 2 गुना कर रहे हैं, बाद वाला लंबाई क्या है, पहले वाले का 2 गुना है तो इसका 2 गुना 2L1 करते, n गुना है तो nL1। तो वैसे ही लिखूंगा R1/R2 बराबर है, हमने अभी अभी लिखा है क्या, L1/L2। तो L1/L2 का मान कितना है, nL1 का स्क्वायर। चलो L1 से L1 मर गया, तो R1/R2 बराबर है, ध्यान से क्या, 1/n का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R2 बराबर आ जाएगा n² R1। यानी कि क्या आ गया, इसका मतलब कि यदि आप तार की लंबाई n गुनी करोगे तो प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा। प्रतिरोध कितना गुना, देखो बाद वाला प्रतिरोध कितना हो गया, n² गुना, शुरू वाले का n² गुना। तो यही लिखने वाला हूँ, तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा। ओके ना बच्चों, वेरी गुड, उतना गुना हो जाएगा। ठीक है, हिंट ये है, कैसे हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, छाप लो इसे, या छापने से पहले, हाँ छाप ही लो, एक और बात लिखवाऊंगा मैं, छाप लो पहले। ये आपको याद रहना चाहिए, इस पर में क्वेश्चन सीधे सीधे आता है। ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे इस पर आता है, ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे, चाहे वो कंपटीशन में हो या फिर अपने बिहार स्टेट बोर्ड में हो या फिर CBSE में, सीधे क्वेश्चन आता है। ठीक है, छाप लो इसे। नेक्स्ट, चलो अगला नोट का दूसरा बिंदु, नोट 2, यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल n गुना कर दिया जाए, तो चलो देखो ध्यान से, फिर से मैं प्रूव कर देता हूँ फिर अपन लिखेंगे। चलो फिर से क्या लिखूंगा मैं, R1/R2 ये बराबर है A2/A1 के। बच्चों ध्यान से, R1/R2 किसके बराबर है, A2/A1 के। ओके, A2/A1 के। अब सोचो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल को n गुना कर दिया गया है, तो प्रश्नानुसार इसका क्या मतलब है, बोलो तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बाद वाला जो है A2 वो शुरू वाले का जैसे लंबाई में हुआ था वैसे nA1 n गुना कर दिया जाए, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ा करके या घटा करके n गुना कर दिया जाए, तो क्या सही तो लिखे, बाद में nA1 हो गया। ओके, तो क्या लिखोगे, R1/R2 ध्यान से बराबर A2 का मान है nA1, तो nA1/A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, A1 ने n को मार दिया, तो R1/R2 बराबर है n²। ठीक है, देखो ऊपर में ही है तो n², और नीचे में तो कुछ भी नहीं है, नीचे में तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या जाना आपने,
यदि ऐसा भी कर देते हो आप, एरिया भी इस प्रकार से बढ़ा घटा देते हो, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, ध्यान से, यहाँ से क्या आ गया कि एरिया के बढ़ाने घटाने से भी इस प्रकार, इसीलिए R2 पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, R2 बराबर R1 बाई n स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यदि वो इस प्रकार का तार है तब, देखो तो इसका तो रेडियस होगा ना रेडियस, तो रेडियस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। यदि ऐसा कर देते हो तो स्क्वायर की वजह से तो वही होगा, खाली उल्टा हो जाएगा। यदि बढ़ाते हो तो जानते हो एरिया बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा, इसीलिए बट्टा के नीचे आ गया है। अब प्रतिरोध के लिए बात करते हैं, किसके लिए, जब एरिया जो है ये वाला हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है तार जो है बेलनाकार के रूप में दिया हुआ हो सकता है वो एरिया जो है कैसा हो, चतुर्भुजाकार हो, त्रिभुजाकार हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उसके लिए एक जनरल सा निकाल दिया कि जो भी रहेगा ऐसे होगा। लेकिन यदि वो क्या है, यदि वो सर्कुलर तार है, यानी कि ऐसा है कुछ बेलनाकार तार है, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ से आऊँगा तो मैं क्या लिखूँगा, ध्यान से देखो, लिखूँगा यदि तार कैसा हो, केस वन, यदि तार बेलनाकार हो। अब भैया यदि तार बेलनाकार होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो मैं यहीं पर सीधे तो लिखूँगा, तो ठीक है बच्चों, यस, ध्यान से देखना। तो मैं लिखूँगा R1 बाई R2, ये देखो ये लिखा मैंने, A2 बाई A1। A2 की जगह क्या लिखूँगा, पाई R2 का स्क्वायर, एरिया अलग है तो पाई तो सबका सेम ही होता है, बचेगा क्या इसका, पाई आर स्क्वायर। रेडियस जैसे ऐसा कुछ तार है तो इसका रेडियसन रहेगा अलग अलग रहेगा, फिर खींचूँगा तो रेडियस थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई R2 का स्क्वायर बाई पाई R1 का स्क्वायर, पाई ने पाई को मार दिया। A2 था, ठीक है, वो लिखा हुआ है, सही है, ओके। यहाँ से क्या आ गया, R1 बाई R2 बराबर है, ध्यान से बच्चों, R2 बाई R1 का, देखो R2 बाई R1 का स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, देखो ये भी स्क्वायर में है और उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, तो क्या ऐसे हो जाएगा, पर पावर 4, यस, क्या हो गया, पावर 4 हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत काम का है, सीधे सीधे आपको ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा, मैं सारे पर क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ जाइए, आप छाप करके, छाप लिया, ओके। अब हम, अच्छा यहाँ लिखने वाले थे ना, कर दिया जाए तो, है ना, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, 1 बाय n स्क्वायर गुना हो जाता है। देख रहे हो ना, वहाँ था n स्क्वायर ऊपर में, तो n स्क्वायर लिखे थे, यहाँ 1 बाई n स्क्वायर गुना, तो 1 बाई हो जाएगा, ठीक है ना, लिख दिए, बिल्कुल सही बात, छाप लीजिए इसे, आगे बढ़े, वेरी गुड। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको मज़ा आएगा। चलो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए है ना, की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दिया जाए। यहाँ पर खींचकर शब्द का प्रयोग करना थोड़ा अच्छा रहेगा, खींचकर, जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, खींचकर तब 2 गुनी कर दी जाए, खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ओके ओके, चलो ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे भाई, ध्यान से, हमने अभी भी पढ़ा है R2 बराबर n स्क्वायर R1, पढ़े हैं ना, सीधे सीधे फॉर्मूला पर, ये जो हमारा एक नोट था उस पर सीधे कर देंगे हम, आराम से आंसर आ जाएगा। तो R2 मुझे चाहिए n गुना कर दिया जाए, n का मतलब कितना है, देखो 2 गुना, तो सीधे लिख दो 2 का स्क्वायर, और R1 का मान कितना है, शुरू वाला प्रतिरोध कितना है 5,
तो R2 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी का 4 गुने 5, कितना कितना 20 ओम। और फॉर्मूला हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है ही, वो सब जगह, वो भी इजी है, वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या लिख सकते हो, R1/R2 बराबर है, क्या है, बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। तो देखो इससे भी कर सकते हो, यही इसी से तो ये आया था। लेकिन क्या होगा ना, ये और ऐसे जगहों पर भी काम कर जाएगा जहाँ ये दिखेगा नहीं। मान लो छोटा कर दिया जाए तो थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है, समझ रहे हो ना, वहाँ पर भी ये सीधा ऐसा ही आंसर निकालेगा ये, इससे बिना कुछ टेढ़ा मेढ़ा किए हुए। तो वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सोचना आपको पड़ सकता है बस कि यदि हम छोटा कर रहे हैं तो 2 गुना नहीं हो रहा है, तो 1/2 गुना हो रहा है, समझ रहे हो ना। छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1/2 गुना हो रहा है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। और बड़ा कर रहे हैं तो 2 गुना हो रहा है। लेकिन इस पर क्या होगा कि अपने आप छोटा करोगे तो L2 का मान उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो इसको छाप लिया आपने, वेरी गुड। एक एरिया पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एरिया पर, ठीक है, इसको छाप लीजिए। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार की लंबाई खींचकर 4 गुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। 4 गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, ये होमवर्क में रहने दो, बहुत ही आसान है, कुछ भी होमवर्क क्या ऐसे ही फालतू है ये, ठीक है। अब हम एरिया पर एक क्वेश्चन करते हैं। एरिया समझते हो ना, एरिया में थोड़ा सा तालका मचाया गया है, लो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। किसी बेलनाकार तार की त्रिज्या, ठीक है, आधी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। बच्चों ध्यान से, क्या कर दिया गया है, आधी कर दिया गया, आधा कर दिया गया है, तो तार का प्रतिरोध निकालिए भाई। आधा कर दिया गया, अब सोचो आधा कर दिया गया है, क्या कह सकते हो आप, कह सकते हो कि R1/R2 बराबर, लिखे थे अभी अभी ऐसे, बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर, नहीं बल्कि होल 4 था ना। अभी अभी फॉर्मूला हमने निकाला था एरिया वाले पर कि रेडियस के टर्म में आया था ऐसे करके कुछ फॉर्मूला, ठीक है। शुरू वाला प्रतिरोध नहीं दिया हुआ तो हम R ही मानेंगे, कितना गुना हो रहा है बस वो जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि R1/R2 ये बराबर है R2, ध्यान से देखो, आधा कर दिया गया है, त्रिज्या कितना कर दिया गया, आधा, यानी कि R2 बराबर क्या लिख सकते हो, R1/2 लिख सकते हो ना, सॉरी R स्मॉल में, ये क्या है, वो है त्रिज्या है इसका, ठीक है ना बच्चों, ये त्रिज्या है। अब मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझो कि R2 क्या कह सकते हैं, R1/2, बाद में हो गया है आधा, तो मैं क्या लिखूंगा, R1/R2 बराबर है, R2 का मान रख दो R1/2 और फिर से यहाँ R1 की पावर 4, R1 ने R1 को मार दिया, तो R1/R2 बराबर भाई साहब ध्यान से क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 4, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ से क्या हो गया, R2 जो है वो बराबर है 16 R1 का जो मान यदि क्वेश्चन में रहता तो उसको रख देते, खट से आंसर आ जाता। जैसे यहाँ मैं लिख देता कि 10 ओम प्रतिरोध वाले किसी बेलनाकार चालक की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। कुछ नहीं है, मतलब आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। छाप लो इसे, छाप लिया। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख लो इसे। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूँ, लिखूंगा मान लो हमारा क्वेश्चन है कि 32 ओम प्रतिरोध वाले ठीक है, प्रतिरोध वाले बेलनाकार, ओके ना बच्चों। अब सही है हमारा क्वेश्चन, 32 ओम 32 ओम प्रतिरोध वाले बेलनाकार तार की त्रिज्या
दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी, अब सोचना बढ़िया से क्या होगा वरना गलती करोगे तुम लोग, ठीक है। दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। अब सोचना, इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब आपको इस पर। तो ये HW हमारा है, कर लीजिएगा इसको। मेरा मन कर रहा है एक और क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। यदि किसी तार की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। बात कर लीजिए, ज्ञात करें यदि प्रारंभिक प्रतिरोध, तार का है ना प्रारंभिक प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना हो, मान लो 10 ओम हो। ओके बच्चों, ये भी हमारा ठीक है भाई। तो हमारा यहीं तक आज रखते हैं हम, इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं और ढेर सारे और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। गुड बाय और गुड नाइट।